हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षत भदौलिया एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 10th का एक और नया टॉपिक लेकर आपके सामने, जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? साइंटिस्ट ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया। हमको क्या है कि सिर्फ 6 पोजीशन के बारे में ही पता था। अगर उन 6 पोजीशन में से कोई एक पोजीशन अगर कॉनकेव मिरर की हमको मिल जाती तो हम ये बता सकते थे कि उसकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है या इमेज कहाँ बनेगी, उसका फोकल लेंथ कितना होगा। या फिर कॉन्वेक्स मिरर की सिर्फ 2 पोजीशंस के बारे में ही पता था ऑब्जेक्ट की, अगर एक पोजीशन इन्फिनिटी पर हो और एक पोजीशन प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर हो तो फिर उसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी डिस्टेंस जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है और उसका हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की क्वालिटीज़ कैसी होंगी, तो वो हम कैसे निकालें? उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ऐसा ही सेम एक फॉर्मूला लेंस के केसेस में भी हम देखेंगे, जिसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, वो आने वाली क्लासेस में आएगा। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v the distance of the image from the mirror from the pole of the mirror and the u is the distance of the object from the pole of the mirror। ठीक है, v इमेज की डिस्टेंस है पोल से, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से और f जो है वो फोकस की डिस्टेंस है पोल से। ये 3 चीजों में से अगर हमें कोई भी 2 चीजें पता हुए हैं तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके क्वेश्चन आ जाता है कि किसी मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है और उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है कि ये फोकल लेंथ ये पोल से इतनी दूर रखा हुआ है, तो आप इसकी इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपके पास f है, आपके पास u है, आप v निकाल सकते हो, या आपके पास u और v है तो आप उसका फोकस निकाल सकते हो। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला किस काम में आता है? मिरर फॉर्मूला हमारे मिरर में जो हमें फोकल लेंथ निकालनी है या फिर इमेज की डिस्टेंस निकालनी है या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, उसको निकालने के काम में आता है। ये हमारा मोस्टली न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगा, इससे न्यूमेरिकल आएंगे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी, और आपके जिस भी एग्जाम में ये चैप्टर आएगा उसमें इसका न्यूमेरिकल एक जरूर होगा। और इसको लगाते समय हमको साइन कन्वेंशन भी याद रखने रहते हैं कि हमको u का साइन कौन सा लेना है कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में f का साइन कौन सा लेना है या v का साइन कौन सा लेना है, वो सब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन जरूर यूज होंगे यहाँ पर। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको डेराइव कैसे करते हैं। इसको डेराइव करने के लिए आपको बहुत सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे। हम सबसे सिंपल तरीका जो है इसको डेराइव करने का वो देखेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए आपका एक मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है। हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। कॉन्वेक्स की डेरिवेशन भी सेम है। डेराइव कॉनकेव के लिए आएगा, ये लिखा आता है कि डेराइव द मिरर फॉर्मूला, तो आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी चाहें उसका यूज कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर लिया है मैंने एक अपने कन्वीनियंस के लिए। इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ और फोकस के बीच में। ठीक है, आपको याद होना जाना चाहिए अभी तक कि हमारी जो अगर सेंटर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगी। अब देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज बनी। कैसे बनी? एक इंसिडेंस रे आई जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर पैरेलल लाइंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस गोज टू द फोकस। ये फोकस से जाती है सीधा, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे आती है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद सीधे अपने पीछे लौट जाती है, उल्टे पांव वापस भाग जाती है। ठीक है, तो यहां से आई, यहीं पर फिर से वापस भाग गई। मिली कहां पर? ये दोनों लाइनें यहां पर मिली। ठीक है, यहीं पर मिल रही है दोनों लाइट रेस। यहां पर मिली तो यहां पर एक इमेज बन गई। इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी, रियल बनी और डिमिनिश्ड बनी। ये तो हमें इसकी क्वालिटीज पता ही है। अब देखिए कि इसको डेराइव कैसे करेंगे। पोल से फोकस तक की दूरी जो है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, जो मैंने f से डिनोट की है। पोल से इमेज तक की दूरी जो है उसको v से डिनोट करते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको हम 2f भी कहते हैं। आपको पता है कि रेडियस जो है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, तो r को हम 2f भी लिख सकते हैं। आने हम देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है p से, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, उसको मैंने ऊपर लिखा है u। अगर आप इसको इस लाइन पर रखें तो यही आएगा। ठीक है ना, आपको पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ये हमारा एक सेटअप है। ठीक है, इसको लेके हम डिराइव करेंगे हमारा मिरर फॉर्मूला। तो देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा ये। अब देखिए,
हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो भी है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दिख रहा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, थोड़ा शेड कर दिया है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स के नाम क्या होने वाले हैं? पहले वाले ट्राइंगल का नाम होने वाला है ओ डैश सी और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम होने वाला है आई डैश सी। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, देखिए, इन ट्राइंगल ओ डैश सी एंड ट्राइंगल आई डैश सी, ये दो ट्राइंगल जो है, इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सी एंगल है यहां पर और यहां पर, ये कैसे एंगल है? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ओ डैश सी ओ इज इक्वल टू एंगल आई डैश सी आई। क्यों? वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट लिखा है। दूसरा एंगल देखिए आप, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो एक और चीज क्या सिमिलर आ गई इन दोनों ट्राइंगल में? ओ डैश ओ सी बराबर है एंगल आई डैश आई सी के। क्यों? ये राइट एंगल है। समझ में आया? ये दो एंगल बराबर आ गए। आप क्लास 10th में सिमिलरिटी पढ़े होंगे ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं? उनके दो एंगल बराबर हो जाएं या फिर दो साइड, तीनों साइडें बराबर हो जाएं। जैसे हमने इसका दो एंगल बराबर कर दिए, ये एंगल सी के बराबर है, एंगल ओ एंगल आई के बराबर है। ठीक है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाने वाला है। ये तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि दो एंगल अगर किसी दो ट्राइंगल्स के बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल बराबर हैं, किसी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल बराबर होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सिमिलरिटी का फॉर्मूला है ये। तो सिमिलरिटी बाय ट्रिपल ए, ट्राइंगल ओ डैश सी एंड ट्राइंगल आई डैश सी आर सिमिलर। तो यहां पर मैं सिमिलरिटी का साइन ही लगा देता हूं। ठीक है, बाय ट्रिपल ए ओ डैश सी सिमिलर टू ट्राइंगल आई डैश सी। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए सिमिलरिटी में क्या है, सिमिलरिटी का एक और फॉर्मूला है कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो बराबर होंगे, सिमिलर है अगर ट्राइंगल। तो मैं दो साइड कंसिडर कर लेता हूं, ओ डैश और आई डैश, इन दोनों का रेशियो ओ डैश डिवाइड बाय आई डैश इज इक्वल्स टू ओ सी डिवाइड बाय आई सी। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तो हो गया एक ट्राइंगल, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। दूसरा देखिए आप, इसी एक हमारे जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसी डायग्राम में एक और ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैं नियरली परपेंडिकुलर ही मान रहा हूं। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हैं। यहां पर ये मान लेता हूं कि मैं परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और यहां पर ये परपेंडिकुलर है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो सेम जो इन दोनों ट्राइंगल में किया था वो इन दोनों ट्राइंगल में करना है। यहां पर ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये मैं मान रहा हूं कि जो हमारा अपर्चर है वो बहुत छोटा है, और अगर छोटा अपर्चर होगा तो P और Q के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। P और Q के बीच का डिस्टेंस जब बहुत कम होगा तो हम उस लाइन को एक सीधी लाइन मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है जिससे कि ये एक परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों ट्राइंगल में भी देख लें हम कौन से ट्राइंगल है, इनका नाम क्या है? इन ट्राइंगल QPF एंड ट्राइंगल I''F। ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं। आपको पता है कैसे, कौन से एंगल बराबर है? एंगल F के बराबर है और एंगल I जो है वो एंगल P के बराबर है। तो ये भी दोनों ट्राइंगल, जो ट्राइंगल मैंने बताया QPF इज सिमिलर टू ट्राइंगल I''F। ठीक है, इसको मैंने ज़्यादा एलेबरेट करके नहीं लिखा है, सेम ऐसा ही है।
आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी का हम इसमें थ्योरम लगा देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर ओ ओ डैश अपन आई आई डैश था, ऐसा ही सेम यहाँ पर क्या होगा, क्यू पी डिवाइड बाय आई आई डैश इज इक्वल्स टू एफ पी डिवाइड बाय आई एफ। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, आई आई डैश क्यू पी के बराबर है। अगर क्यू पी एक स्ट्रेट लाइन है, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे, और यहाँ पर आई एफ एफ पी के बराबर है, तो इन दोनों का रेशियो आ गया। इतना समझ में आया आपको, सिमिलरिटी लगा दी यहाँ पर। अब देखिए है क्या कि ओ ओ डैश की वैल्यू क्यू पी के बराबर है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल ही दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और ये पॉइंट पी पॉइंट के बहुत पास में है, तो मैं इसको पी ही मान लूंगा। अभी हम इसको पी का अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर करा भी है मैंने। तो ये अगर एक परपेंडिकुलर है तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आने वाली है, हमारे ऑब्जेक्ट के बराबर आने वाली है, ओ ओ डैश के बराबर इस क्यू पी की वैल्यू होगी। तो हम इस क्यू पी को ओ ओ डैश भी लिख सकते हैं। वी नो दैट, यहां पर लिखिए बिकॉज ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू क्यू पी। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इस क्यू पी की जगह पर हम क्या रख दें, ओ ओ डैश। किसकी जगह पर, इस क्यू पी की जगह पर हम ओ ओ डैश रखेंगे, ठीक है। तो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश बराबर क्या आ जाएगा, एफ पी डिवाइड बाय आई एफ। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट इक्वेशन थी ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन आई सी। सेकंड इक्वेशन क्या आई, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल्स टू एफ पी अपॉन आई एफ। यहां पर ओ ओ डैश और यहां पर ओ ओ डैश, ये दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों भी बराबर होने वाले हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर की चीजें इक्वल हैं तो उसके इक्वल में जो होगा वो भी बराबर ही होगा। तो हम लिख लेते हैं, आगे वाले पेज पे लिखते चलिए, क्या था हमारा, ओ सी अपॉन आई सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन आई एफ। ओ सी अपॉन आई सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन आई एफ। अब देखिए जरा हम डायग्राम में देखें, ओ सी अपॉन आई सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन आई एफ। ओ सी की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हमें इसी लाइन पे मिल गई प्रिंसिपल एक्सिस पे। मैंने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि हमें सारी चीजें प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाएं। ये सारी की सारी चीजें प्रिंसिपल एक्सिस पे हैं और यहां से हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, ओ सी क्या होना चाहिए, ओपी में से अगर हम पीसी माइनस कर दें, ओपी में से पीसी माइनस कर दें तो ओसी आ जाएगा मेरे पास। तो ओसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख लेते हैं, ओसी इज इक्वल टू ओपी माइनस पीसी। अभी हम देखेंगे ओपी और पीसी की वैल्यूज क्या आती हैं। ओसी इज इक्वल टू ओपी माइनस पीसी। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, आईसी। आईसी देखिए, आईसी ये वैल्यू है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो आईसी की वैल्यू क्या आने वाली है, सीपी में से अगर हम आईपी माइनस कर दें, सीपी में से आईपी माइनस कर दें तो आईसी बचेगा, सीपी माइनस आईपी। आईसी इज इक्वल टू सीपी माइनस आईपी। ये आया समझ में, आईसी इज इक्वल टू सीपी माइनस आईपी। तीसरी चीज मेरे पास क्या है, एफपी। एफपी तो बहुत ही सिंपल है, एफपी क्या है, एफपी तो फोकल लेंथ ही है। एफ से लेके पी तक की दूरी कितनी होती है, फोकल लेंथ, तो इसको हम एफपी ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। चौथी चीज हमारे पास आईएफ। आईएफ की वैल्यू देखते हैं क्या होने वाली है। इस डायग्राम के हिसाब से आईएफ की वैल्यू क्या होगी, पीआई की वैल्यू में से अगर हम पीएफ की वैल्यू माइनस कर दें, ये पीआई है, पीआई में से पीएफ हटा दो तो क्या बचा, आईएफ, ठीक है। तो पीआई माइनस पीएफ, ये चार चीजें आ गई मेरे पास, ठीक है, ओसी, आईसी, एफपी और आईएफ। अब देखिए ओसी की वैल्यू ओपी माइनस पीसी, ओपी माइनस पीसी। ओपी की वैल्यू क्या है, ओ से लेके पी तक की दूरी है यू,
और P से लेके C तक की दूरी है R, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया U माइनस R। दूसरी चीज देखिए IC, CP माइनस IP। CP माइनस IP कहां दिख रहा है, CP की वैल्यू है R, IP की वैल्यू है V, ठीक है। तो R माइनस V। तीसरी चीज FP की वैल्यू फोकल लेंथ है, और फिर आई PI माइनस PF। PI माइनस PF, PI क्या है, V के बराबर है, PF F के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो गया, V माइनस F। अब अगर हम इनमें साइन कन्वेंशन का यूज करें, ठीक है, देखिए अब अगर मैं इसमें साइन कन्वेंशन और लगा दूं तो हमारा जो U है वो नेगेटिव में है, U नेगेटिव है, V नेगेटिव है, R नेगेटिव है, F नेगेटिव है, सब कुछ तो इस साइड नाप रहे हैं, पोल से नापते हैं ना। आपने साइन कन्वेंशन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब पहले वो देखिए, तब आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आएंगे। U नेगेटिव नापा है, F नेगेटिव है, V नेगेटिव है, R नेगेटिव है, सभी नेगेटिव है, और R की वैल्यू 2F होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अब अगर मैं इसमें साइन कन्वेंशन लगा दूं तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी, माइनस U माइनस R पहले से था, फिर माइनस R माइनस V, फिर ये माइनस का फोकल लेंथ, और ये माइनस V माइनस F, ये आ गया। अब इनको अगर मैं चेंज करूं, इन सभी को अगर मैं चेंज करके लिखूं तो क्या आएगा, अगर इसको सही से लिखें तो OC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस U प्लस R, IC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस R प्लस V, FP की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस F, और IF की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस V प्लस F। ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम इनको रेशियो में, जो हमारा रेशियो था उस रेशियो में रख देते हैं। तो देखिए रेशियो में रखते हैं OC अपॉन IC, माइनस U प्लस R डिवाइड बाय माइनस R प्लस V इज इक्वल्स टू माइनस F डिवाइड बाय माइनस V प्लस F। इतना समझ में आया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यूज थी, माइनस U प्लस R डिवाइड बाय माइनस R प्लस V, माइनस U प्लस R डिवाइड बाय माइनस R प्लस V इज इक्वल्स टू माइनस F डिवाइड बाय माइनस V प्लस F। ये रेशियो था। अब हम इस रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस V प्लस F का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस R प्लस V का माइनस F में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो लिख लीजिए माइनस U प्लस R मल्टीप्लाइड बाय माइनस V प्लस F इज इक्वल्स टू माइनस R प्लस V मल्टीप्लाइड बाय माइनस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, UV माइनस UF माइनस RV और प्लस RF इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या मिलेगा हमें, RF माइनस FV। अब देखिए यहां पर हमारे पास RF है पॉजिटिव, यहां पर भी RF है पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, RF कैंसिल हो गए। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं अपन इसको फिर से लिख लेते हैं, UV माइनस UF माइनस R जो है मेरे पास ये R, इस R की क्या वैल्यू होती है, R इज इक्वल्स टू 2F, हमने पहले ही देख लिया था, R की वैल्यू 2F है, तो हम R की जगह पर 2F रख लेते हैं। इस R की जगह पर अगर मैं 2F रखूं और ये V इज इक्वल्स टू माइनस का FV। अब ये 2FV जो माइनस का उसको उस साइड ले जाते हैं इक्वेशन के, तो UV माइनस UF इज इक्वल्स टू 2FV माइनस FV। यहाँ पर 2FV में से FV जाएंगे तो एक FV बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा UV माइनस UF इज इक्वल्स टू FV। ये इक्वेशन आ गई, हमारी इक्वेशन कंप्लीट होने वाली है। देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में एक अजीब सी चीज करूंगा मैं,
इसमें हम यू वी एफ का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय यू वी एफ। इन तीनों में यू वी एफ का डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो यू वी डिवाइड बाय यू वी एफ माइनस, अच्छा मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। यू वी डिवाइड बाय यू वी एफ माइनस यू एफ डिवाइड बाय यू वी एफ इज इक्वल्स टू एफ वी डिवाइड बाय यू वी एफ, ठीक है। अब देखिए हम डिवाइड करना चालू करते हैं, तो यू वी से यू वी कैंसिल हो जाते हैं, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाता है, और एफ वी से एफ वी कैंसिल हो जाता है। बचा क्या हमारे पास, जो फॉर्मूला हमको चाहिए था वही फॉर्मूला हमारे पास बच गया। ये देखिए क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर 1/f, यहाँ पर 1/v, यहाँ पर 1/u, तो क्या बचा, वन अपॉन एफ माइनस 1/v इज इक्वल्स टू 1/u। जो फॉर्मूला हमने अगर इसको रीअरेंज करें तो हमने जो फॉर्मूला शुरुआत में देखा था वो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यही फॉर्मूला था, हमने बहुत सिंपली इसको डिराइव किया, ठीक है। आप लोगों को आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसका रिकैप देख लेते हैं। ये हमारा जो डायग्राम था, ये डायग्राम, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था, एक इमेज रखी थी, फिर हमने क्या किया, दो ट्राइंगल लिए, उनको सिमिलर माना, उसके बाद हमने सिमिलरिटी का रेशियो बनाया, फिर दो और ट्राइंगल लिए, उनको सिमिलर माना, फिर एक सिमिलरिटी का रेशियो बनाया। ये सिमिलरिटी के रेशियो में दो टर्म जो थे हमारे सेम आ गए थे, हमको सबको प्रिंसिपल एक्सेस पे लाना था, तो हमने वही टर्म कंसीडर किए जो प्रिंसिपल एक्सेस पे थे। आगे हम चले, हमने उनको उनके इक्वेशंस के हिसाब से उनकी वैल्यूज निकाली, वैल्यूज निकाल के हमें पुट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज निकाल के पुट करी। पुट करने के बाद हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो था हमने उसको डिवाइड किया यू वी एफ से। ये एक टर्म आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं। इस इक्वेशन को जो आपका आई है उसको डिवाइड करना है यू वी एफ से। यू वी एफ से डिवाइड करने के बाद आपको आपकी जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। इसमें आप फोकल लेंथ की वैल्यू रखिए और इमेज की वैल्यू रखिए, इमेज के डिस्टेंस की वैल्यू रखिए, तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पर हमको इस इक्वेशन को लगाने से पहले ये देख लेना है कि लेंस कौन सा है और उसमें यू वी और एफ के लिए साइन कन्वेंशन कौन से यूज होते हैं। बस इतनी सी बात, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और साइन कन्वेंशन याद है, आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो सारे आप पे बन जाएंगे और एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।